हमारा यूट्यूब चैनल बगड़ावत टीवी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, पहचान भी ऐसी जिस पर समाज गर्व करे। गुर्जर गौरव कार्यक्रम में हम आपको समाज की ऐसी ही हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं गुर्जर गौरव एडवोकेट राजेश गुर्जर। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी अब तक की पारिवारिक, प्रोफेशनल और सामाजिक जर्नी के बारे में। सबसे पहले भगवान देवनारायण जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहूँ। शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बगड़ावत टीवी को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज के बीच मुखातिब हो सकूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम राजेश गुर्जर है, मेरा गोत्र लोमोड़ है, मेरी पत्नी रीना एडवोकेट है, मेरे पिताजी मंगलराम गुर्जर एक्सीएन से रिटायर हैं, मेरी माताजी प्रेम देवी हाउसवाइफ हैं, मेरा छोटा भाई डॉक्टर मनीष डेंटिस्ट हैं, जिनके 2 क्लिनिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक भांकरोटा और एक झोटवाड़ा। मेरे छोटे भाई की वाइफ मनीषा हैं, जो एमएससी बॉटनी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अभी हाल ही में वकालत किया उन्होंने। और मेरे जो ससुर साहब हैं उनका नाम कैलाश जी धाबाई बैटरीज हैं। और मेरे जो समधी हैं, मेरे छोटे भाई के फादर इन लॉ, वो ओपी सिंह जी, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मानसरोवर में निवास करते हैं, धौलपुर के रहने वाले हैं। मेरा परिवार गांव में निवास करते हैं। गांव में ग्राम मेरा मुंडोता है, तहसील आमेर, जिला जयपुर। वहाँ मेरे पिताजी के 5 भाई हैं जो गांव में रहते हैं। हमारी ज़मीन गांव में है, परंतु हम 1987 से ही, पहले मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में 15 साल की नौकरी करने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में JEN के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद एक्सीएन से रिटायर हो गए और 1987 से हम लोग जयपुर में निवास कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपना एजुकेशन, जो मैंने एजुकेशन ली वो आप लोगों को बताऊं। मैंने 12th तक सेंट्रल स्कूल्स KV नंबर 4 से अपनी एजुकेशन ग्रहण की है। उसके बाद मैंने BA राजस्थान कॉलेज से मैंने BA ऑनर्स ज्योग्राफी से किया है। इसके बाद मैंने LLB राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB की है और वहीं से मैंने डिप्लोमा क्रिमिनोलॉजी में और लेबर लॉ के अंदर मैंने डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैं 2002 से ही लगातार वकालत के पेशे में हूँ। मेरे मामा जी रमेश जी गुर्जर, जो वकील साहब हैं, उन्हीं के पास मैंने काम सीखा और आज मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाल ही में मैं 2002 से लेकर 2020 तक रेगुलर वकालत कर रहा हूँ और वकालत के पेशे में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगह मैं वकालत करता हूँ। मैं नगर निगम जयपुर और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों में ही लीगल एडवाइज़र, एज ए लीगल एडवाइज़र भी हूँ और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर लेबर कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर वकालत करता हूँ। और उनमें मैं जितना मैं समझता हूँ उतनी समाज में और बाकी अपने जो भी इष्ट मित्रों के साथ बैठ के अच्छा काम करके पूरी कोशिश करता हूँ। वर्तमान में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जो 1908 में जिसका गठन हुआ था और जिनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम जी फागना साहब, उनकी मैं टीम में प्रदेश महामंत्री के पद पर हूँ और मैं लगभग 3 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और प्रदेश महामंत्री रहते हुए मैंने जयपुर के जो सबसे पुराना देवनारायण जी का मंदिर है पुरानी बस्ती के अंदर, वहाँ पे गुर्जर समाज की एक समाज सुधार की मीटिंग अध्यक्ष घनश्याम जी डोई, महामंत्री लक्ष्मी नारायण जी खलवा और कोषाध्यक्ष रामचंद्र जी फागना और पूरी टीम को साथ में लेके एक बहुत ही अच्छा समाज सुधार का कार्यक्रम किया। और उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हासिल की कि जयपुर में गुर्जर समाज के अंदर जो मृत्यु भोज होता था उसको पूर्णतः बंद करने की कोशिश की और उसमें हम जहाँ तक वो काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। और उसी परिप्रेक्ष्य में रमेश जी खंडवा, जो हमारी टीम के युवा साथी थे, उन्होंने अपने परिवार को अपने विश्वास में लेकर और मृत्यु भोज अपनी दादी जी की जब उनकी मृत्यु हुई तो उसमें मृत्यु भोज को उन्होंने पूर्णतः बंद किया। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी खंडवा, ऐसे हमारे साथी और समाज सुधार के अंदर जिन्होंने हमारा साथ दिया। और समाज के अंदर आज जो राजस्थान सरकार ही मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद किया है, ये हमने आज के 2-3 साल पहले ही इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था और समाज में मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद करवा दिया था। ये हमारी और हमारी टीम की कोशिश थी और हमने एक अच्छा महासभा के बैनर के नीचे समाज सुधार का कार्यक्रम किया। इसके बाद महासभा के बैनर के नीचे हमने महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में पहली बार महिला शक्ति को एकत्रित किया और उनकी मीटिंग की। राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष शोभना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शील जी धाबाई और जयपुर शहर अध्यक्ष शिवलीला जी गुरैया और चंद्रकला जी लांगड़ी महामंत्री, इनके सहयोग से सारी महिलाओं को इकट्ठा किया जोटवाड़ा स्थित देवनारायण जी के मंदिर में। और वहाँ महिला सशक्तिकरण पे एक ऐतिहासिक मीटिंग की गई
जिसमें पूरे जयपुर की नहीं राजस्थान की महिलाएं एकत्रित हुई और हमने महिलाओं को जागृत किया कि आप भी आगे बढ़ें और समाज को शिक्षित करें, समाज को जागृत करें। सबसे अच्छा काम और सबसे बढ़िया जो बात रही, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम जी फागना, इनके साथ रहने का जो काम करने का जो अनुभव मुझे मिला, वो सबसे अच्छी बात रही कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज का हमेशा भला चाहा और भला कार्य किया। आपने जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर, जयपुर में जो गुर्जर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है उसमें आपका अच्छा सहयोग रहा और आपने काफ़ी दान दिया बच्चियों को। उसके अलावा आपने हमारे साथ रह के और हम आपके साथ रह के एक टीम वर्क के रूप में ऐसा काम किया कि जयपुर के बाहर के जितने भी जिले थे राजस्थान के, उन सभी के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, शिक्षा में उन्नति के लिए सभी जिलों के अंदर 1-1 लाख रुपए का आपने सहयोग किया और सभी गुर्जर छात्रावासों में 1-1 कमरे के निर्माण की घोषणा की, जैसे भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भी विभिन्न जिले हैं जिनके अंदर आपने 1-1 लाख रुपए की घोषणाएं की और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया और सभी जिलों के जिला अध्यक्षों ने हमारा खूब अच्छा सहयोग किया और गुर्जर महासभा को मजबूत किया और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला हो, समाज की उन्नति हो, इस क्षेत्र में हमने काम किया। अभी हाल ही में हम लोगों ने दौसा क्षेत्र के अंदर एक मीटिंग 19 सितंबर को की और उस मीटिंग में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारे महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रामेश्वर जी बनियाना साहब, उन्होंने 11 लाख रुपए, गिरिराज जी गुरैया और उनकी टीम के सहयोग से उनको उनके निवेदन पर 11 लाख रुपए की घोषणा, जो गुर्जर शहीद स्मारक स्थल है उसके निर्माण, उसके जीर्णोद्धार, उसके नवनिर्माण के लिए 11 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। साथ ही दौसा गुर्जर छात्रावास और देवनारायण जी के मंदिर में दौसा मंदिर कमेटी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग आपके सहयोग से, रामेश्वर जी बनियाना जो हमारे महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आपके सहयोग से आपने दौसा के अंदर ये आर्थिक सहयोग करने की घोषणा की। हमारी एक महासभा की जो टीम है उसमें एक कॉम्बिनेशन बिठाते हुए हम लोगों ने मिल के काम किया और उसी परिप्रेक्ष्य में जितना समाज में हम भला कर सकते थे, जितनी उन्नति कर सकते थे, वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2004 के अंदर जब सामूहिक विवाह समिति अस्तित्व में आई थी, हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था, प्रहलाद सिंह जी अवाना, राम रतन जी धाबाई साहब, जीवन राम जी मावरी साहब, रामेश्वर जी कोषाध्यक्ष साहब, इन्होंने जो इसको रजिस्टर्ड कराया था, पर किसी कारणवश वो समाज में सामूहिक विवाह हो नहीं पाए। पर 2004 में जब इसके अध्यक्ष बने कैलाश जी धाबाई साहब, उन्हीं की टीम के मैं सलाहकार के रूप में अपॉइंट हुआ और मैं तब से ही इस सामूहिक विवाह समिति में काम कर रहा था, परंतु मैं समय कम दे पाता था और जितना मैं समय समाज के लिए दे सकता था उतना वकालत के अलावा भी, क्योंकि नई वकालत थी, ज़्यादा समय दे नहीं पाया, पर मैं जितना हो सकता था वो मैंने किया और सामूहिक विवाह समिति में काम किया। 2014 में मुझे समाज के लोगों ने महामंत्री के रूप में निर्वाचित किया और 2014 में मैं जब महामंत्री बना, महासचिव बना सामूहिक विवाह समिति में, तो उसके बाद मैंने 2014 से 16 के बीच में महामंत्री रहा। 2016 के बाद में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा कन्हैयालाल जी छाबड़ी के साथ। अध्यक्ष जब 2014 में महासचिव था तो गौरीशंकर जी डोई उसके अध्यक्ष थे और अशोक जी दोहराता कोषाध्यक्ष थे। उनके साथ और पूरी टीम के साथ एक अच्छे सहयोग से काम किया। सबसे अच्छा काम, और मैं समझता हूँ कि सभी को साथ में लेके जो मैं कर पाया, जितना मैं समझता था और जितना मेरी एक योग्यता थी, उसको मैंने जो किया वो आप लोगों में जिक्र करना मैं वाजिब समझता हूँ कि समिति में पहले कभी भी किसी तरह की कोई इनकम टैक्स की रिटर्न और इनकम टैक्स का कोई हमारा इंदराज या कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो अपने इनकम टैक्स ऑफिसर सत्य प्रकाश जी बावता साहब, उनके सहयोग से मैंने इनकम टैक्स रिटर्न 2014 में पहली बार सामूहिक विवाह समिति में भरवाई। उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि समिति का जो सोसाइटी रजिस्ट्रार्स होता है, सहकारी समितियाँ, वहाँ किसी प्रकार का कोई इंदराज नहीं था। वो मैंने मेरे साथियों के साथ, रामदयाल जी भरगढ़ और हम लोग जो पढ़े लिखे लोग थे और जो हमारे साथ अच्छा काम कर सकते थे, लक्ष्मी नारायण जी खलवा, मोहन जी लांगड़ी, इनके साथ मिलके हमने पहली बार सामूहिक विवाह समिति का रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के यहाँ पे इंदराज करवाया। ये भी हमारा एक अचीवमेंट था। तीसरी चीज़, जो अपने इस सोसाइटी की, इस समिति की कभी वेबसाइट नहीं बनी थी, पहली बार गौरीशंकर जी डोई और उनके हमारे साथ मिलके तपन कुमार जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं योजना भवन के अंदर, आपके सहयोग से आपने निःशुल्क एक समिति की वेबसाइट का लॉन्च करवाया। देवनारायण जी का मंदिर शास्त्री नगर जो गौरीशंकर जी के क्षेत्र में, और उन्होंने पूरा सहयोग किया उस वेबसाइट को बनवाने में। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो हम लोगों ने की, गौरीशंकर जी डोई अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था, अशोक जी दोहरा था जो आज हमारे बीच नहीं है, कोषाध्यक्ष थे। हम तीनों ने मिलके और हमारी जो 39 आदमियों की कमेटी थी, इन्होंने मिलकर जयपुर को 13 भागों में बांटकर
और एक अच्छा कॉम्बिनेशन समाज को बनाते हुए और सभी क्षेत्रों के अंदर मीटिंग की, सभी क्षेत्रों में मीटिंग करके, और मैं समझता हूँ लगभग 32 लाख रुपए के आसपास हम लोगों ने इकट्ठा किया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में वो एक ऐसी धनराशि इकट्ठी हुई कि समाज में एक मांग उठी कि साहब आप लोग सामूहिक विवाह समिति का स्थायी कार्यालय क्यों नहीं खरीद लेते आप लोग। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश की और सामूहिक विवाह समिति के स्थायी कार्यालय खरीदने के संदर्भ में हम लोगों ने लोगों से मिलना जुलना चालू किया और आर्थिक सहयोग प्राप्त किया। और जब कन्हैयालाल जी छाबड़ी इस समिति के अध्यक्ष बने तो उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में, और महामंत्री मोहन जी बागड़ी थे, कोषाध्यक्ष मोहन जी लांगड़ी थे और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में हमने सबसे पहली बार इस सामूहिक विवाह समिति में 1 रुपये में सामूहिक विवाह सम्मेलन किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था गुर्जर समाज के लिए। दूसरा, 64 जोड़ों का विवाह पहली बार दशहरा मैदान में किया, ये दूसरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और सबसे बड़ा अचीवमेंट कि कन्हैयालाल जी के कार्यकाल में, जो गौरीशंकर जी के कार्यकाल में करी हुई मेहनत थी, और कन्हैयालाल जी जो बहुत ही इस समाज को चाहते हैं और जिन्होंने हमारे साथ मिलके और इस सामूहिक विवाह समिति को बढ़ाया, आपने उन पैसों को साथ रखा और आपने और भी सहयोग दिलाया और किशनपुर बाजार के अंदर एक ऐसा सामूहिक विवाह समिति का स्थायी कार्यालय लिया गया जो आज भी स्थायी कार्यालय के रूप में समिति के पास एक स्थायी संपत्ति के रूप में मौजूद है। ये एक समाज का बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इसमें छोटी मोटी मेरी भी भागीदारी थी। मैं समाज के बीच एक अच्छा काम किया। मैंने जितना मैं समझता था, जितना मुझे जानकारी थी, जितनी मेरी योग्यता थी, मैंने साथ मिल के काम किया और ये मेरे सामूहिक विवाह समिति में कार्य थे। देखिए साहब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो शिक्षा है। देखो साहब, और शिक्षा, जहाँ तक मैं जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह सुनता रहता हूँ, कर्नल बैंसला साहब भी यही कहते हैं कि अगर शिक्षा क्षेत्र में अगर गुर्जर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आरक्षण कहाँ से लेंगे। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मेरा एक सुझाव है आपके बगड़ावट टीवी के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम से, कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं जयपुर में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा एक सोच है कि जयपुर में एक तो हर साल में प्रतिभा सम्मान समारोह होने चाहिए। जैसा गौरीशंकर जी और जब मैं थे सामूहिक विवाह समिति में, तो हमने पहली बार ये प्लांट किया कि प्रतिभा सम्मान समारोह परिचय सम्मेलन से अलग होने चाहिए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमेशा प्रतिभा सम्मान समारोह अलग होते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है और बच्चे उत्साह होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सोच रखते हैं जब उनका बड़े बड़े समाज के अधिकारियों से और मंत्रियों से उनका मान सम्मान किया जाता है। तो इसलिए मेरी एक सोच है कि साल में कम से कम एक बार प्रतिभा सम्मान समारोह, भले ही वो कोई भी संगठन करे, पर प्रतिभा सम्मान समारोह जरूर होने चाहिए। दूसरी बात, आज गुर्जर स्कूल डायरेक्टर्स, जैसे कई गुर्जर स्कूल अपने साथी लोग चलाते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक मीटिंग में मैं गया था, वहाँ पे जगदीश जी गराटी थे, विद्याधर नगर हरमाड़ा, गौरीशंकर जी गराटी और श्रवण जी गराटी, और इन्होंने मीटिंग करवाई थी, सोहन जी खटाना और इन लोगों ने। उस मीटिंग के अंदर जगदीश जी गराटी जो युवा साथी थे, उनका एक स्कूल है, उन्होंने ये कहा कि साहब आप जब भी किसी गुर्जर बच्चे को पढ़ने की कोई आवश्यकता हो तो मैं 20% अपनी जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन दे दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी गुर्जर जो गुर्जर परिवार स्कूल चलाते हैं, वो सभी लोग कम से कम गुर्जर बच्चों को तो अपनी फ़ीस में से रिलैक्सेशन दे दें, 20%, 50%, जितनी भी अपनी हैसियत अनुसार दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद इससे भी समाज के अंदर बच्चों में शिक्षा के प्रति ज़्यादा अलग जगेगी और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी बात, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सभी लोग बात भी करते हैं और मैं समझता हूँ, महसूस भी करता हूँ, कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनकी तो बात अलग है, पर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स वगैरह प्राप्त नहीं हो पाती है। मेरा एक सोच है, अगर सारे संगठन मिलें और सभी समाज के भामाशाह और दानदाता अगर एक हों और सब अगर समाज में शिक्षा के अलख या ज्योति जगाना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए एक ट्यूशन सेंटर, गुर्जर समाज के एक ट्यूशन सेंटर, कोचिंग क्लासेस चालू की जानी चाहिए। भले उसके लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अपने गुर्जर घाटी चौमोरिया हैं, देवनारायण मंदिर पुरानी बस्ती है, झूठवाड़ा देवनारायण मंदिर, वहाँ इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जाए, या कोई भी ऐसी कोई समाज का भामाशाह जो अपनी प्लेटफॉर्म या अपनी जगह हमको उपलब्ध करा दें, जिससे वहाँ पे गुर्जर बच्चों का इंस्टीट्यूट चालू कर सकें और गुर्जर बच्चों को 10th, 12th, RAS, सब इंस्पेक्टर्स और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी कोचिंग कराई जाए। इसके साथ में एक चीज़ ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ मेरे कई अधिकारियों से भी बातचीत हुई इस मुद्दे पे, कई टीचर्स से भी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, पर उसके लिए काम करना जरूरी है, सबको साथ में एक जानिब पे बिठा के, और इस तरह से शिक्षा के एक क्षेत्र में काम किया जाए जिससे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, विशेष तौर से जयपुर के बच्चे पढ़ें। और जयपुर के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो जैसा कर्नल साहब कहते हैं, कर्नल बैंसला साहब,
कि जब शिक्षा होगी तभी तो आरक्षण का फ़ायदा ले पाओगे, अगर शिक्षा ही ग्रहण नहीं की तो आरक्षण का फ़ायदा कहाँ से ले पाओगे। इसलिए मेरा एक सोच है कि कोचिंग सेंटर्स चलें और उसके लिए भामाशाह और समाज के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो समाज में बच्चे काम करना चाहते हैं या जो सहयोग करना चाहते हैं, या जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि भाई समाज में शिक्षा बढ़े, वो लोग आगे आएँ और समाज में शिक्षा का बढ़ावा दें। ये मेरी सोच है। आपने समाज के लिए बहुत काम किया है और काफ़ी लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं, तो इस दौरान आपका किस तरह का अनुभव रहा? शिवराज जी, सवाल जोरदार पूछ लिया आपने, और अब जवाब अगर मैं नहीं देता हूं तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं रहेगा। और आपने बात पूछी है तो मैं अपने दिल से बताऊंगा कि काम करने का तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और काम करने का जज्बा भी है मेरा, और मैंने खूब काम किया, भले ही सामूहिक समिति हो, भले ही महासभा हो, भले ही कोई भी संगठन हो। मैंने जो महसूस किया कि मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट का काम मेरे हाथ में रहता है, और जैसे मंच का संचालन करना, सम्मानित करना, लोगों को किसी तरह से मोटिवेट करना, तो उसमें कई समस्याएं ये आती है कि सभी को हम खुश कर नहीं पाते हैं या खुश रख नहीं पाते हैं। तो कई लोग कई आशाएं रखते हैं और वो कहीं कमी अपन से हो जाती है या अपनी कोई गलतियां हो जाती है, या मान लो सभी को अपन एक रूपता में नहीं चला पाते हैं। तो कई लोगों को ये होता है कि साहब वकील साहब ने या राजेश जी ने हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है। मेरा सोच ये रहता है कि सभी लोग साथ काम करें और संगठन को संगठन के हिसाब से ही चलाएं जाए, न कि व्यक्तिगत हिसाब से चलाया जाए। संगठन में काम करने के लिए सभी लोग बराबर होते हैं और जो डिज़र्व करता है उसी आदमी का मान सम्मान होना चाहिए और उसी आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपन सिर्फ अपने व्यक्तिगत किसी मित्रता निभाएं या व्यक्तिगत किसी आदमी को आगे करें। जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए, और ये मेरी एक शुरू से ही परिपाटी रही। मैं जो भी सबसे पूछ पाछ के और सबसे मीटिंग करके और फिर उसके बाद काम करते हैं, अब उसमें कुछ कमियां हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर समाज के सभी संगठन, आज राजस्थान सरकार या भले ही हिंदुस्तान सरकार है, वो गुर्जर समाज को तवज्जो कम दे रही है, ये मैं एडमिट करता हूँ। उसका कारण ये है कि सभी हमारे गुर्जर समाज के जो संगठन हैं वो सभी अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। अगर सारे संगठन एक ही स्तर पे प्रयास करें और सभी संगठन बैठ के बात करें, हो सकता है 2 साल कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाए, पर अगले 2 साल दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा, अगले 2 साल दूसरा महामंत्री बन जाएगा। ऐसे टीम डिवाइड होती रहेगी और सभी को मौका मिल जाए, और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि भले ही महासभा हो, भले ही कोई और संगठन हो, भले ही गुर्जर समाज का हो, पर सभी लोग अगर मिल के काम करें और सारे समाज के संगठन अगर एक जाजम पे काम करें, तो मैं समझता हूँ शायद राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार और अधिकारी वर्ग भी आप लोगों को और हमको तवज्जो देगा। अन्यथा अगर हम लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं तो शायद आप लोग भी सब देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, कितना प्रयास हो पाता है, कितना हम उसमें फलीभूत हो पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, ये आप लोग सभी देख रहे हैं। तो मेरी एक इच्छा है और मेरा एक सोच है कि सभी मिलके काम करें, सारे संगठन मिलके बैठ के बातचीत करें और इस तरह से काम करें कि समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा गुर्जर समाज की उन्नति हो। क्योंकि अपनी प्राइवेट लाइफ के साथ में जिस समाज में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, अगर उसके लिए अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूँ शायद आप लोगों का जीवन ही बेकार है। अगर समाज में जन्म लिया है तो उस समाज के लिए कुछ करके जाएं। जैसे और संगठन और समाज के जो संगठन हैं, आज उन लोगों को देखिए, भले ही वो जाट समाज हो, भले ही यादव समाज हो, भले ही राजपूत समाज हो, उन लोगों का अच्छा प्लेटफॉर्म है बशर्ते हमारे। इसलिए हम लोगों को भी सबको मिलके एक साथ इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारी भी वॉइस में ताकत हो, हमारी आवाज़ में ताकत हो। राम राम, धन्यवाद।